बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ दानिश तबस्सुम एंड आई टीच बिजनेस। ये तो चीज़ आप लोगों को याद हो चुकी होगी। सुपर क्विक रिवीजन, यूनिट नंबर 2, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इजी टॉपिक है, लेकिन बाज़ बात इससे क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से अजीब से आ जाते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। जो टॉपिक मैंने इसमें से ढूंढे हैं, मकसद दीज बेसिकली आर फ्यू टॉपिक्स जो शायद पेपर में आते हैं और बच्चे उसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखना क्या है। सो गोइंग विद द सेम पैटर्न लाइक वी डिड विद यूनिट नंबर 1, सही है। हम उसी तरह से दोबारा बात करेंगे सारी की सारी, और इसमें रिलेटिवली कम टॉपिक्स हैं। इसमें ओरिजिनली टोटल 7 टॉपिक्स हैं और आखिर में देयर इज़ अ ट्रिक थिंग, सही है। सो क्योंकि वो ट्रिक चीज़ एट टाइम्स आती है पेपर के अंदर और फिर बच्चा कहता है कि इसमें लिखना क्या है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, और वो आखिर में बिल्कुल एंड में हम बात करेंगे। सो मूविंग ऑन विद द फर्स्ट थिंग, हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस चैप्टर बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, वो चलता है। और उसमें ये याद रखना कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिहाज से, तो ये 2 वे होती है, सही है। और एक स्ट्रॉन्ग कल्चर को ये फोर्स करती है, और ये बेसिकली इस चीज़ पे अपने आंसर को लेकर आना कि अगर किसी कंपनी के अंदर 1 वे कम्युनिकेशन है तो वो वीक कल्चर को बताती है, अगर वो 2 वे कम्युनिकेशन करती है तो स्ट्रॉन्ग कल्चर की तरफ लेके जाती है, और एकदम से कम्युनिकेशन से आप जो है चेंज मैनेजमेंट की तरफ लेके चले जा सकते हैं अपने आंसर को, ठीक है। सो इट्स प्रेटी सिंपल थिंग। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवांटेजेस जनाब के जी, ये ओवरऑल हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, कोलैबोरेशन है डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज़ और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान, वो अच्छी हो जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट को ज़हन में रखना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंपनी के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है, सही है। सो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो एम्प्लॉयज़ को उनके काम के बारे में पता होगा, शेयर होल्डर्स को कंपनी के बारे में पता होगा, परफॉर्मेंस के बारे में पता होगा, सप्लायर्स को आपकी डील्स के बारे में पता होगा, कस्टमर को आपकी डील्स एंड प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, और कम्युनिटी को आपकी वैल्यू एडेड या CSR के बारे में पता होगा। सो कम्युनिकेशन करना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है और आपका जो ट्रस्ट है और रिलेशनशिप है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और वो प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास कि जी इट कैन बी डिफिकल्ट टू अचीव इन प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन को किस तरह से इफेक्टिव किया जाए, दुनिया में आज तक कोई परफेक्ट वे नहीं आ सका कि यार ये बात कर दूं तो मसला रिजॉल्व हो जाएगा। मसलन मैं अपने लेक्चर्स के अंदर भी बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं बात को बहुत सिंपल करके समझाऊँ, लेकिन उसके बाद जो मुझसे सवालात किए जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने गलत पढ़ा दिया। खैर, तो इसका मतलब ये कि देयर स्टिल आर वेज के जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ से कई मतलब होते हैं, एम्फेसिस हो जाता है उसके वर्ड के ऊपर, कोई प्रेशर आपने ज़्यादा दे दिया होता है तो वो चीज़ और मतलब चेंज कर देती है। तो कम्युनिकेशन का बहुत डिफरेंट सिनेरियो हर एक एम्प्लॉय के साथ रहता है, सही है। मे बी इन्फ्लुएंस बाय कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर्स। ये मैं अपनी ही एग्जाम्पल दूंगा। मेरा इंग्लिश एक्सेंट है ही नहीं, मैं कितनी कोशिश कर लूँ नहीं बनता, और मैं बिल्कुल मूड में भी नहीं बनाने के, सही है। क्योंकि और अगर बैरियर है तो दूसरे का भी तो बैरियर है ना, हर एक का कोई ना कोई बैरियर होता है, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट। तो एट टाइम्स इट हैपेंस कि देयर आर सर्टेन कल्चर्स, देयर आर सर्टेन लैंग्वेज बैरियर्स जो शायद आपको वो ज़बान सही तरह से ना आती हो, या आप वो सही वर्ड इस्तेमाल ना कर रहे हो, या जैसे हम लोग आंसर्स लिख रहे होते हैं तो मैं अगर कोई आंसर लिखकर आपको दिखाता हूँ तो आंसर मेरा थोड़ा सा लंबा होता है, शायद मेरी आंसर के लिहाज से जो पैराफ्रेजिंग है वो मेरी इस तरह से है। मुझसे बेहतर जिसकी इंग्लिश होगी, और डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत सौ की मुझसे बेहतर अंग्रेजी होगी, सो यू माइट राइट द सेम थिंग इन फ्यूअर लाइंस, तो आपका आंसर रिलेटिवली छोटा भी हो सकता है, ठीक है। सो या देयर आर कल्चरल एंड देयर आर लैंग्वेज बैरियर्स, और ये एम्प्लॉयज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा होता है, कस्टमर्स के दरमियान भी बहुत ज़्यादा होता है, और सप्लायर्स के दरमियान भी बहुत ज़्यादा होता है। आप जिस तरह से बात करना चाह रहे होते हैं, सप्लायर उस टोन में, उस कल्चर में, उस वे में, उस लैंग्वेज में बात ही नहीं करता, सही है। सो दैट्स एन इशू, ठीक है जी। एंड मे बी इम्पैक्टेड बाय टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, ठीक है, कि आपने चीज़ों को भेजना किस तरह से, ठीक है। आपने तो बात कर दी है, लेकिन जिसको आपने भेजा है, आपने प्रोडक्ट लेकर आगे भेजा है या सर्विस लेकर आगे भेजा, उसकी कम्युनिकेशन पावर कितनी अच्छी है। मतलब यू कम्युनिकेटेड वेल वाया योर एडवर्टाइजमेंट, लेकिन आपका प्रोडक्ट अब दुकान वाले के पास पड़ा हुआ है। अब दुकान वाले की कम्युनिकेशन स्किल पे भी डिपेंड करता है कि वो कस्टमर को चीज़ बेचते वक्त क्या कुछ कहता है, ठीक है। एंड सेम कोर्स टेक्नोलॉजी, जैसे इस वक्त मैं आपको वाया लेक्चर्स, यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 5 साल पहले, 6 साल पहले नोबडी वाज थिंकिंग अबाउट इट। इवन 2 साल पहले कोविड के बाद से मैंने ये काम शुरू किया, ठीक है। तो कोविड स्ट्रक मी,
बैड, और उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे मैं आ गया। सो दैट्स बेसिकली व्हाट इट इज। ठीक है, अगेन ये इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन जनाब यही चीज़ है, आउटकम्स के बारे में, डिजाइन के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं यार जिसको आपने जहन में रखना है? 12 मार्क का क्वेश्चन जब कभी आएगा तो किस तरह से हमने बात करनी है। ठीक है जी, कम्युनिकेशन चैनल्स कौन कौन से होने चाहिए, किस किस तरह से हमने बात करनी है? आपने रिटन की बात करनी है, हमने वर्बल की बात करनी है, हमने ओरल की बात करनी है, आपने मीटिंग करवानी है, हमने फेस टू फेस करना है, आपने इंटरनेट के थ्रू करना है, सही है, आपने लेटर्स के थ्रू करना है, आपने इनफॉर्मल वे में करना है, फॉर्मल वे में करना है, सारे चैनल्स हैं, सही है। आपका कल्चर क्या है कंपनी का? सही है, स्ट्रॉन्ग कल्चर है, वीक कल्चर है, ठीक है, ऑटोक्रेटिक कल्चर है, सही है। और आपके लैंग्वेज डिफरेंसेस कितने हैं? फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है जिसके अंदर डाइवर्सिटी उसकी पॉलिसी अप्लाई की हुई है और बहुत सारी रेंज और डिफरेंट रीजन से लोगों को उन्होंने रखा हुआ है, तो हर एक की कोई पावरफुल लैंग्वेज होगी, तो आपको बात उस पावरफुल लैंग्वेज में करनी होगी। ठीक है, अगेन ये तो खैर आप लोग समझ चुके होंगे कि क्रिटिकल एस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स ये वो चीज़ है जो आपको अपने आंसर के कंक्लूजन के अंदर जरूर इंक्लूड करनी होगी कि आपकी जो कम्युनिकेशन है कम्स फ्रॉम योर एक्टिव लिसनिंग। इफ यू कैन नॉट बी एन एक्टिव लिसनर, यू कैन नॉट बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, सही है। और प्लीज इस चीज को ज़हन में रखना कि जब कभी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो ना, इस कम्युनिकेशन के अंदर एक साहब थे, अगर आपको याद हो तो ये साहब जो थे ये आपके एएस के अंदर एग्जिस्ट करते थे, सही है। और इसमें उन्होंने 3 रोल्स के बारे में बात की थी और उसमें से एक था इंफॉर्मेशनल रोल, सही है। और वो इंफॉर्मेशनल रोल के अंदर आपके 3 चीजें हुआ करती थी। चीज नंबर 1 वाज डिसेमिनेटर, सही है। और दूसरा था आपके पास इसी के अंदर आपका स्पोक्स पर्सन, सही है। और फिर आपके पास एक और इसका वो था रोल था, दैट वाज डिसीजन मेकिंग रोल। और उसके अंदर एक चीज थी नेगोशिएटर, ठीक है। जब अपने आंसर्स कर रहे हो ना तो कोशिश करना है इनके बनाए बात जरूर करना, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। अच्छा अच्छा, ये चीज ध्यान में रखना कि रोल ऑफ आईटी जो है ये काफी तेजी से एग्जामिनर की फोकस में आ रहा है और एग्जामिनर इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आईटी से रिलेटेड हर यूनिट के अंदर आपको एक चैप्टर का पार्ट भी मिलेगा और हर यूनिट को एंड भी किताब के अंदर आईटी से ही बेसिक है, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा हो सकते हैं। सो आईटी से क्या चीज़ हो सकती है? आईटी इज बेसिकली अगेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसके थ्रू कम्युनिकेशन कैसे बेहतर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन्स, ठीक है। आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं और आपके पास डिफरेंट रीजन में लोग बैठे हुए हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं। एफिशिएंट रिसोर्स शेयरिंग एंड स्टोरेज इंफॉर्मेशन मिल जाती है एंड टूल्स फॉर कोलैबोरेशन, जैसे जूम हो गया, मीट हो गया, सही है। ये तमाम तरह क्या है, टीम्स हो गई, तो ये क्या चीज़ है? ये तमाम तरह आपके पास ऐसे कोलैबोरेटिव आईटी टूल्स हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सही। इवन द सेल फोन इज देयर, व्हाट्सएप भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? may be impacted by technological failure, security breaches, सही है। आईटी के अंदर बिल्कुल बात आके डिफरेंट होनी शुरू हो गई, मे लीड टू ओवरलाइज टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड देन आपके पास इन्फ्लुएंस बाय कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर्स, सही है। जैसे आपके आगे किसी दो कजन वगैरह जो है वो मिडिल ईस्ट में रहते हो तो वहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता, सही। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर टिकटॉक नहीं चलता, सही है। सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। अगेन दिस इज द डेफिनेशन and what factors you need to understand is technological advancement। आप जहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आ रहे हो, जहाँ पर आप रह रहे हो और जहाँ पर आपका क्लाइंट है, सही है, जिससे आप बात करना चाह रहे हो, वो हो सकता है डिफरेंट क्लाइंट है या आपका एम्प्लॉय है, वो डिफरेंट टाइम जोन्स में रह सकता है, वहाँ पर क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल्स कितने हैं, कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस कितने हैं। आखिर में प्लीज ध्यान में रखना सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टूल्स ब्ला ब्ला, ये चीज़ जो है इसको प्लीज जहन में रखना whenever you are concluding an answer in terms of role of IT in communication. Moving on, easier, but I don't know why students face difficulty in organizational structure, ठीक है। सेंट्रलाइज का बेसिक मतलब है कि एक सेंटर, जैसे हमारा हर काम जो है सेंट्रलाइज्ड होता है, हमारा हर काम जो दिमाग करता है, सही है। सो सेंट्रलाइज है, सारे डिसीजन यहीं से आते हैं। दिमाग खराब हो जाएगा, डिसीजन गलत होने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं पागल हो जाता है बंदा, ठीक है। सो वो प्यार में पागल हो जाए, पढ़ाई में पागल हो जाए, किसी के पीछे वैसे ही पागल हो जाए, सही है, जनूनी हो जाए,
या कुछ लगा लगू के बंदा पागल हो जाए, ये आपका ब्रेन खराब हो जाता है। जब ब्रेन खराब हो जाता है तो गलत डिसीजन आते हैं, सही है। और ब्रेन जब खराब हो जाता है तो इसका मतलब ये ब्रेन ओवरलोड भी हो जाता है, इस तरह सेंटर भी ओवरलोड हो जाता है। सेंटर कौन होता है कंपनी का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ठीक है। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे डिसीजन लेते हैं। अब जाहिर सी बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप हायरार्की में रहते हैं, सही है। बॉटम डाउन के अंदर जो आपके एम्प्लॉय होते हैं उसको देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, वो भी शायद महसूस नहीं कर सकते, शायद एज्यूम कर सकते हैं कि वो इस तरह के हालात में होगा, ठीक है। सो इफ जस्ट लाइक कि हम लोग अपने घर में बैठे हुए हैं और वी जस्ट कैन एज्यूम कि हमारे घर का जो बाहर गार्ड बैठा हुआ है ही इज फाइन, वी नेवर बिन इन हिज शूज के वो क्या सोच रहा है और कितने परेशानी है, सही है। सो यही वो हेड्स होते हैं जो कंपनी के ठंडे कमरों में बैठे हुए होते हैं, और एक लेबर जो मशीन फैक्ट्री के अंदर गर्मी में काम कर रहा होता है उसके बारे में एज्यूम करते हैं कि दिस माइट बी गुड फॉर हिम, तो कुछ हो सकता है कि वो सही डिसीजन ना ले। छोटा बिजनेस सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर पे चल सकता है, बड़ा बिजनेस जो है सेंट्रलाइज पे नहीं चल सकता, मसले आ जाएंगे, ठीक है। सो सेंट्रलाइज के फायदे क्या है जनाब? नंबर 1, आपकी बहुत तेज और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होती है, सही है। कंसिस्टेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे बड़ा फायदा जो मुझे सेंट्रलाइज में लगता है ना वो ये कि यूनिफिकेशन होती है। बात कह दी तो कह दी, जैसे मैं इससे जो बात कर रहा हूँ सेंट्रलाइज बात कर रहा हूँ, मैं किसी के ओपिनियन के लिहाज से बात नहीं कर रहा, ये मेरी मर्जी में जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप सबको ये सुनने को मिल रहा है, एग्जैक्टली सेम टिट्टो, ठीक है। और ये भी होता है क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है। भाई इसके पास ये अथॉरिटी, इससे ज्यादा इसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके बाद यू हैव टू गो टू अनदर पर्सन, सिंपल, ठीक है। अब होता क्या है डिसएडवांटेजेस के अंदर? ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, स्लो डिसीजन मेकिंग इसके अंदर इसलिए हो जाती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि सिस्टम है ना, सेंट्रलाइज एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम की तरह काम करता है। सिस्टम का एक कंपोनेंट भी मिस हो जाए ना, सिस्टम बैठ जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आप देख लो कि कोई साहब है, साहब के कोई सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी कोई असिस्टेंट है, असिस्टेंट के सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के कोई असिस्टेंट है, बस वो नहीं है जो टेबल पर आपकी फाइल आगे मूव नहीं हो सकती, क्योंकि देयर आर सो मेनी हायरार्कीज, सो मेनी लेवल्स ऑफ हायरार्की, सही है। अगेन मे नॉट रिस्पॉन्सिव टू लोकल नीड्स एंड मार्केट चेंजेस। बड़ा बिजनेस होता है, सेंट्रलाइज्ड बिजनेस होता है, तो वो ज्यादा अडेप्टिव नहीं होता, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल जस्ट सेंटर डिसाइड्स कि उसके अंदर चेंजेस लेकर आने, ठीक है। अगेन कैन लीड टू अ लैक ऑफ इनोवेशन, सही है, एंड इनिशिएटिव। सेंटर सोचेगा तो काम होगा, सेंटर नहीं सोचेगा तो काम नहीं होगा, सही है। जितना भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ये हिरार्किकल सिस्टम होता है। हिरार्किकल सिस्टम का होता है लेवल्स बने हुए होते हैं, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर डायरेक्टर्स, फिर मैनेजर्स, फिर सुपरवाइजर्स, फिर लाइन मैनेजर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से आपकी हिरार्की बनती है। जैसे आप लोगों ने बचपन के अंदर फैमिली ट्री पढ़ा होगा कि आपके दादा अबू के इतने सारे बच्चे, फिर आपके अबू और आपके अबू के इतने सारे बच्चे, फिर माशाल्लाह आप, फिर आपने धमाल डाल दिया, तो ये तो पूरा का पूरा जो है ये फैमिली ट्री जैसे बनता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है, सही है। कौन कौन सी चीज़ें जी इसमें इस्तेमाल हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा फैक्टर एसोसिएट कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं? दीज आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल साइज। बिजनेस का साइज क्या है, कितनी कॉम्प्लेक्स वे में इसने अपनी डिवीजन की हुई है अथॉरिटी, कितने कॉम्प्लेक्स वे के अंदर इसने जो अकाउंटेबिलिटी उसको मैनेज किया हुआ है, कितनी कॉम्प्लेक्स तरीके से इसने जो है वो लोगों को रखा हुआ है, कितना स्पैन ऑफ कंट्रोल है, कितना लेवल ऑफ हिरार्की है, सही है, कितना कितना लंबा चेन ऑफ कमांड है। मैं सारी टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, याद रखना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये 3 वर्ड्स आने, 4 वर्ड्स ओरिजिनली आने बड़े लाजमी होते हैं। 1 अकाउंटेबिलिटी, सही है, 2 स्पैन ऑफ कंट्रोल, 3 लेवल ऑफ हिरार्की, एंड 4 चेन ऑफ कमांड, ठीक है। एंड देन व्हाट इज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट, सही है। अगेन जब कभी आप बात कर रहे हो कंक्लूजन के अंदर ये याद रखना कि सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और कंसीडरिंग द साइज, और ये प्लीज अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर को जरूर देखना। सेंट्रलाइज में हमारे पास हिरार्की में 2 तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक आता है प्रोडक्ट बेस्ड, एक होता है फंक्शन बेस्ड। फंक्शन बेस्ड में होता है डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं लोग हैंडल करते हैं प्रोडक्ट्स, सही है। प्रोडक्ट बेस के अंदर क्या होता है, डिवीजन बेस में क्या होता है, डिविजन होती है, प्रोडक्ट्स होती है, उनमें होते हैं डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स होते हैं लोग, ठीक है। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बाय प्रोडक्ट है या बाय डिवीजन है, सही है, तो उस डिवीजन के अंदर एचआर डिपार्टमेंट भी होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, या प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के अंदर उसका अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, अपना रिसर्च डिपार्टमेंट होगा, सही है। लेकिन अगर फंक्शन स्ट्रक्चर है ना, तो उसके अंदर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, और एचआर डिपार्टमेंट होगा, ब्ला ब्ला सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, उनमें कई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। डिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर A2 के लेक्चर्स के अंदर मैंने पूरी दी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओ,
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर A2 में ढूंढो, सारा समझाया। डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं। डिसेंट्रलाइज के अंदर होता क्या है कि हम लोग जो है ना लोगों को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उससे होता ये कि काफ़ी तेज़ी से हमारा काम हमारे सर से उतर जाता है और उन लोगों के पास चला जाता है। ठीक है, आउटसोर्स करने को कहते हैं इस चीज़ को। फास्टर डिसीजन मेकिंग, सही है, रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द लोकल, सही है। देन इनोवेशन, उल्टा आ जाएगा बिल्कुल, जो उसके नुकसान थे या फायदे आ जाएंगे। ठीक है, फैसिलिटेट एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय पावर एम्पावरमेंट एंड एंगेजमेंट। ठीक है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है इसलिए हर कोई अपने लिहाज से काम करेगा, तो इनकंसिस्टेंसी इज गोइंग टू बी देयर। ठीक है, डुप्लीकेशन बहुत दफा होती है, सबसे बड़ा एडवांटेज डिसेंट्रलाइजेशन का डुप्लीकेशन। ठीक है, और कैन नॉट बी कंट्रोल, कैन बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड लोकेशंस। सही है, कराची डिपार्टमेंट, कराची का डिवीजन है वो अलग तरीके से काम कर रहा है, उसकी अलग एफिशिएंसी, उसकी अलग स्पीड है। लाहौर अपने लिहाज से काम कर रहा है, उसकी अलग एफिशिएंसी है। वी कैन नॉट कंपेयर देम even though they are in the same country, but we not compare them. We not compare the performance of each employee in decentralized structure. वो अपने लिहाज से काम कर रहा है, आप अपने लिहाज से काम कर रहे हैं। आपका मैनेजर डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है, आपका मैनेजर डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। सही, ये कॉलेज इसके अंदर होता है, जैसे एक सब्जेक्ट के कई टीचर्स होते हैं, हर टीचर को बताया जाता है भाई ये कोर्स है, जैसे पढ़ाने पढ़ाओ। तो हर स्टूडेंट, हर टीचर का बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, बात सेम हो रही होती है। बाय द एंड ऑफ द गेम रिजल्ट में बच्चों के, हर टीचर के स्टूडेंट का A ग्रेड भी आता है, स्टेरिक भी आता है, U ग्रेड भी आता है। सही है, तो पढ़ा को गलत नहीं होता, ये बच्चे के ऊपर है कि हाउ बेसिकली दे आर कॉम्प्रिहेंडिंग। सही है, देन अगेन दिस इज द डेफिनेशन, अगेन सिंपल, ऑर्गेनाइजेशनल साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रेटजी, द सेम थिंग गोज अगेन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये तीन फैक्टर्स हैं। ठीक है, और यही बात यहाँ पर भी करनी है आपको, एग्जैक्टली सेम चीज़, जो कि बेसिकली सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात सेम है तकरीबन, सिर्फ हमें उसका कॉन्सेप्ट ऊपर का चेंज करना है। Then we move on to functional, जो मैंने अभी बात की, ये फंक्शनल जो है वो किस तरह से काम करता है। डिपार्टमेंट में अगर आप हो तो किस तरह से काम करता है। डिपार्टमेंट से फायदा ये होता है कि आपका जो एम्प्लॉय है ना वो उस डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट बन जाता है, पक्का बन जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, सारी प्रोडक्ट्स का उसने फाइनेंस देखा हुआ होगा, तो उसको फाइनेंस तो रटा हुआ होगा हर एक का। सही है, इनेबल्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट बंदा जो होगा वो वहीं पर ही काम करेगा, हर जगह पे काम नहीं करेगा। ठीक है, बिला वजह में हम जॉब रोटेशंस नहीं करते इंटर डिपार्टमेंट, बिला वजह के अंदर हम इनरिचमेंट्स नहीं करते, बिला वजह में इनलार्जमेंट्स नहीं करते। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं। प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, फंक्शन है HR का है, मार्केटिंग का है, सेल्स का है, फाइनेंस का है, अकाउंट्स का है, प्रोक्योरमेंट का है, किसी डिपार्टमेंट का भी है, उसको पता है मैंने क्या काम करना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी मालूम। अच्छा जी, may lead to silos and lack of communication between departments। राई का पहाड़ कहते हैं ना जिसको, जो वो बन जाता है। फंक्शंस वाले जो है ना वो समझते ये कि हमारा डिपार्टमेंट इतना बड़ा है कि इससे बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कोई हो ही नहीं सकता। सही है, तो कोऑर्डिनेशन करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता ये है कि उनके फंक्शन का या उनके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, जब भी तो उनको आगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में काम मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करते नहीं, वो सिर्फ अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। इनफ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है। सही है, और बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड टू चेंज नहीं करते, इसलिए हमें इसके साथ याद रखना, इसको जो हम कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर फोर्स फील्ड मॉडल को इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रोजेक्ट चैंपियंस, सारे डिपार्टमेंट्स में से लोग निकलते हैं, आपस में बैठे एग्री करते हैं तो उनको सबको पता होता है क्या बात करने वाली है, और फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है दैट परफॉर्म्स वेल। ठीक है, ये इंटरकनेक्टिविटी को जहन में रखता, किसी भी आंसर के अंदर आप डिफरेंट यूनिट्स को कनेक्ट करना शुरू कर दें अपने आंसर के अंदर, इवैल्यूएशन के नंबर्स हैं ये। ठीक है, लैक ऑफ इनोवेशन एंड इनिशिएटिव, ब्ला 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 ब्ला। सही है, बिल्कुल वही बात सारी की सारी चल रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सही है, क्योंकि ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ही डिफरेंट टाइप्स हैं, तकरीबन बात सेम करनी है, लेकिन ऊपर का फायदे नुकसान थोड़े से डिफरेंट हो। फिर आ जाती है जी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, कहते हैं ये डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है। सही है, जिसमें हमारे पास एक टीम बन जाती है, बॉक्स बन जाता है, और इसमें हम करते हैं इस तरह से कि हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ सो दैट यू जस्ट कैन ऑल सी कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। यहाँ पर हमारे पास ये मैनेजर आ जाता है, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3 एंड मैनेजर 4। यहाँ पर आ जाता है जी वर्कर 1, वर्कर 2 एंड वर्कर 3 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये 4 मैनेजर्स को जो है 3 वर्कर्स में से सेलेक्ट करना है, तो ये कहता है भाई 1 कहता है कि यार मैं वर्कर 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड वर्कर 2, 3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो कहता है कि जी मैं 2 और 1 को सेलेक्ट करता हूँ, वो कहता है कि जी मैं 2 और 3 को सेलेक्ट करता हूँ, और वो कहता है कि जी मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है,
सो अगेन अगर मैं स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करूं तो इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 है, इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 है, इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 2 है, इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 3 है। लेकिन मसला पता है क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि ये जो आपके पास M1 2 3 4 4 मैनेजर्स हैं, उनके पास W1 2 3 ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ये ओवरबर्डन हो रहे हैं क्योंकि ये एक वक्त में एक से ज्यादा मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन तो आएगी और आपस में मैनेजर्स के दौरान फड्डा भी आएगा। ठीक है, याद रखना जब कभी हम बात करते हैं ना इन टर्म्स ऑफ ये मैट्रिक स्ट्रक्चर की, तो यहां पर हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आती है नोन एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स, नॉट चैंपियंस, प्रोजेक्ट मैनेजर्स। सही है, ये किसी काम के लिए जो है वो बनाए जाते हैं, हेड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और इनका आमतौर पर फड्डा होता है लाइन मैनेजर से। एक होता है लाइन मैनेजर, जैसे आपके क्लास टीचर जो है वो आपके लाइन मैनेजर है, असाइंड है। स्टाफ मैनेजर जिसका काम सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करना होता है कि लाइन मैनेजर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको छोटा सा कोई प्रोजेक्ट मिला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई स्पोर्ट्स की टीम है और उसका कोई मैच वगैरह हो रहा है, तो आपके कोच जो होंगे, स्पोर्ट्स के कोच जो होंगे, वो शायद आपके क्लास में आए और आए कहें कि सर फलाने फलाने बच्चे को मैच की प्रैक्टिस के लिए भेज दें। तो बच्चा जो है वो बन गया हमारा W1। सही है, वो बन गया हमारा W1। ठीक है, और इस W1 के लिहाज से वो इस वक्त इस M1 आपके टीचर और M2 आपके स्पोर्ट्स के इवेंट के अंदर कंफ्यूज हो चुका हुआ है। आपकी क्लास में टेस्ट हो रहा है और स्पोर्ट्स का कोच जो है वो उनको ट्रेनिंग के लिए बुला रहा है। सही है, ये कंफ्यूजन आनी शुरू हो जाएगी प्रोजेक्ट मैनेजर और लाइन मैनेजर के अंदर। खैर, इनेबल फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन जल्दी आ जाती है। क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, इनोवेशन बहुत ज्यादा होती है, कोई वर्कर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से होते हैं। सही है, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव आपके सामने आते हैं हर डिपार्टमेंट के लिहाज से। कंफ्यूजन बहुत होती है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन की मैंने बात की है। डिफिकल्ट टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड कैन लीड टू स्लोअर डिसीजन मेकिंग एंड रिड्यूस एफिशिएंसी। और ये याद रखना कि क्योंकि टीम में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये चीज़ सिलेक्शन पे नहीं आती। जैसे आप लोग जिस वक्त अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हो तो आपको बाकायदा माइट बी पॉसिबल, यू माइट गिवन एन ऑप्शन कि आपने किस टीचर से पढ़ना है, लेकिन टीचर के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि किस बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट, द सेम थिंग गोज अगेन। और यही वो बात है जो बार बार मैं एक ही चीज बार बार हर जगह पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको यही बातें करनी होती है। देन कम्स अ वर्कफोर्स प्लानिंग, अ वेरी अच्छा टॉपिक जिसमें आप थ्योरीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। कितने लोग चाहिए और कितने स्किल्स चाहिए। फायदा क्या होता है इससे? स्टाफिंग लेवल्स पता चल जाते हैं, ओवर स्टाफिंग नहीं होती आपकी। सही है, रिसोर्स एलोकेशन बेहतर हो जाती है ताकि रिसोर्सेज भी उसी के लिहाज से रखेंगे। जाहिर है जितने लोग बिला वजह में रखेंगे उतनी कुर्सियाँ चाहिए होंगी, उतने क्यूबिकल्स चाहिए होंगे, उतने कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, उतने आपको स्टेशनरी चाहिए होगी। भाई सही बंदे रखोगे तो सब चीज़ें कम हो जाएगी। ठीक है, एंड देन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर में मुझे कितना चाहिए, वर्कफोर्स प्लानिंग है फ्यूचर के बारे में। ठीक है, तो पहले से सोच के रखते हैं कि इस टाइम पर जैसे अब रमज़ान आए हुए हैं या कुछ भी है तो हमें सेल्स बढ़ानी है, लोगों को निकालना है, रखना है, क्या करना है, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन में ज़्यादा लोग रखते हैं, कब ज़्यादा लोग रखते हैं। याद रखो आपकी रिक्वायरमेंट पे लोग आपको मिल जाएंगे। सही है, लेकिन अगर पहले से प्लान नहीं करोगे ना, महंगे मिलेंगे, हर रिसोर्स महंगी मिलेगी। प्रॉब्लम क्या, अनएबल टू सी के अनफोर्सीन कंडीशंस क्या है। ठीक है, definitely difficult to predict the future requirements, ठीक है, and then may not be able to change according to the market trends। तो ये चीज़ें वर्कफोर्स प्लानिंग करने के बाद पहले से प्लान कर लिया, मुझे इस तरह के लोग चाहिए थे और थोड़ा सा पता चला कि यार इस डिग्री का तो कोई यूज़ ही नहीं है। सही है, खैर मैं अब उस पर चीज़ पे नहीं जा रहा कि व्हाट आर द फ्यूचर डोमेन्स और जॉब्स वगैरह के लिहाज से बहुत लंबी डिस्कशन है। माइट हैव पुट लाइक अ करियर काउंसलिंग वाली एक मैं वीडियो भी डाल दूंगा शायद, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बट काफ़ी हालात काफ़ी चेंज हो चुके हैं। सही है, दुनिया में बहुत तेज़ी से बहुत सारे जो आपके प्रोफेशंस हैं वो बहुत तेज़ी से ऑब्सोलीट हो रहे हैं। सही है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। खैर जी, ये आपके पास पूरी डेफिनेशन आ गई। क्या क्या फैक्टर्स हैं जी जिसके थ्रू हम काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन साइज क्या है, छोटा बिजनेस से ज़्यादा वर्कफोर्स प्लानिंग नहीं करेगा, बड़ा बिजनेस है डेफिनेटली करना पड़ेगा। सही है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है जनाब, उसकी एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आ रही है जी, कॉम्पिटिशन कितना है, लोगों को कितने लोगों को रखना है, किस तरह के एम्प्लॉयज़ को रखना है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कॉम्पिटिटर कैसे लोग रखना है। सही है, रेगुलेटरी चेंजेस कितनी है,
एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह चेंज हो रहे हैं, लेजिस्लेशंस क्या हैं, लेबर लॉज क्या हैं, ट्रेड यूनियन लॉज क्या हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, सस्ते में मिलने वाला है, महंगे में मिलने वाला है, ये देखना पड़ता है, ठीक है। अगेन कंक्लूजन के अंदर प्लीज इस वाली लाइन को पढ़ लेना और अपने कंक्लूजन में इसको जरूर इंक्लूड करना। देन कम्स ये एक टॉपिक है जो आमतौर पर बच्चा ये समझता है कि शायद ये मैं कर लूंगा, सही है, आता है कॉन्ट्रैक्ट अप्रेजल वगैरह आता है, तो ये एक तरह की एक कंबाइंड किस्म की चीज़ है जो कि आमतौर पे एम्प्लॉय ये वाला टॉपिक जो है ना, ये आप किसी आंसर में चिपका सकते हैं, घुसा सकते हैं। एचआर के सारे क्वेश्चंस के अंदर ये वाला टॉपिक एज पार्ट ऑफ योर पैराग्राफ, फुल फ्लेज पैराग्राफ बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर प्रोवाइड्स क्लियरिटी। इससे होता क्या जी, कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, पार्ट टाइम देने हैं, फुल टाइम देने हैं, फ्लेक्सिबल देने हैं, 0 आवर देने हैं, सही है, टेली मार्केट टेली वर्किंग के देने हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अप्रेजल्स का मतलब होता है रिकमेंडेशंस और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कि आपको आगे नेक्स्ट पोजीशन के लिए इंक्रीमेंट या फ्रेंड बेनिफिट्स में इंक्रीज चाहिए या नहीं चाहिए। इससे होता क्या है कि आपकी ओवरऑल जो अकाउंटेबिलिटी और क्लैरिटी ना वो हो जाती है, सही है, कि तुमने ये काम करना है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये तुम्हारी जॉब है, इतने पैसे मिलेंगे, ये करोगे, ये नहीं करना। तो एक तरह से एथिक्स भी मेंटेन होता है, कॉर्पोरेट कल्चर भी मेंटेन होता है, क्लैरिटी भी आ जाती है काम के अंदर। सिमिलरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होनी शुरू हो जाती है, एवरीबडी नोज कि हाउ आई एम गोइंग टू बी असेस्ड, ठीक है। एंड देन एम्प्लॉइज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करियर्स, सही है, तो करियर ग्रोथ के बारे में पता चल जाता है कि आपकी यहाँ से अगर आपने प्रमोशन लिया तो प्रमोशन लेके आप कहाँ जाओगे, सही है। देन ये तमाम काम करना इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, मे गेट ऑब्सोलीट इफ द मार्केट कंडीशन और ट्रेंड्स चेंजेस, ठीक है। जैसे कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेजी से कंपनीज ने उसको एक्सेप्ट किया है और उसको प्रैक्टिस में लेकर आए, और कोविड खत्म हुए हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल वर्क फ्रॉम होम जो है ये बड़ा ज़बरदस्त मॉडल बन चुका है इंटरनेशनली और नेशनली लोगों कंपनीज के लिए काम करने का, ठीक है। तो ये पहले किसी को पता भी नहीं था कि घर पे बैठा के भी एम्प्लॉय से काम किया जा सकता है। उनको लगता है कि यार घर पे बैठा के बंदा ज़्यादा अच्छा तरीके से काम करता है, ठीक है। मे बी इम्पैक्टेड बाय सब्जेक्टिव बायस्ड एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अप्रेजल है ना, ये अप्रेजल, सही है, ये अप्रेजल करने वाला जो है ना, इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये बायस अगर हो गया तो अच्छे भले एम्प्लॉय की भी गलत अप्रेजल बना के भेज सकता है, ठीक है। देन ये इसकी डेफिनेशन आई, पता नहीं कहाँ टिक की है, ये इसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। और फिर ये आपके इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नॉलेज पर बड़ा डिपेंड करता है। आमतौर पे एम्प्लॉय की नॉलेज नहीं होती, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे आंखें बंद करके साइन कर लेता है, और कॉन्ट्रैक्ट में जो लेजिस्लेशंस और लॉज लिखे हुए होते हैं ना, अल्लाह माफी, अगर आप पढ़ लें ना तो 90% एम्प्लॉइज अपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ही नहीं करेंगे, ठीक है जी। अगेन एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि मार्केट कंपटीशन क्या है, जैसे मार्केट में कंपटीशन जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होगा वैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, रेगुलेशंस क्या हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, कैन यू एक्सप्लॉइट देम, कैन यू हैव टू गो, ईदर यू हैव टू गो लाइक ओबेइंग देम, या यू कैन जस्ट टेक अ लीड एंड कैन गो एनीवेयर एल्स, सही है। और ये तमाम तर बातें जो हैं, this is all there. So this is basically what major topics of A2 Unit 2 are there. लेकिन जो चीज़ आमतौर पे बच्चों के सामने आती है और बच्चा कहते हैं यार अब क्या करें, और वो है कि HR स्ट्रेटेजी में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और कभी चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आ जाता है। What I did, I basically have given you several points. आप इनको अपने आंसर के अंदर एम्बेड करें, कनेक्ट करें, एम्बेड करें, और इनके थ्रू अपने आंसर को इनरिच करें, सही है। एचआर स्ट्रेटेजी में आप क्या क्या बातें कर सकते हैं, आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बारे में एक पॉइंट पूरा बना के लिख सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात पूरी आप एक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या अप्रेजल के बारे में एक पूरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के बारे में आप बात कर सकते हैं, कितने पैसे मिलेंगे, कितने फ्रेंड बेनिफिट्स मिलेंगे, इससे क्या फायदा होता है, फर्दर एनालिसिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डाइवर्सिटी इक्वालिटी पॉलिसी मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, ठीक है। एम्प्लॉय रिलेशंस, ट्रेड यूनियन का इंपैक्ट ले सकते हैं, लीगल कंप्लाइंस, ओवरऑल रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, वर्कफोर्स की क्या रेगुलेशंस है, उनके बारे में बात आप कर सकते हैं। सक्सेशन प्लान काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद मैं कंक्लूजन के अंदर जरूर इंक्लूड करूं, कंक्लूसिव पॉइंट जरूर हो सकता है, सही है।
सो अगर मेरी टॉप प्रायोरिटी देखो HR स्ट्रेटेजी के अंदर, मेरी टॉप प्रायोरिटी देखो तो आई विल गो विद दीज, सही है, विद दिस, ठीक है। इन तीन के ऊपर मैं HR स्ट्रेटेजी को डिवाइस करूंगा। आई विल बी यूजिंग दिस वन एंड दिस वन एज अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और मैं अपना पूरा आंसर, और आखिरी वाला जो मेरा कंक्लूजन बनेगा, तो मैं इस तरह से HR स्ट्रेटेजी को पूरे को डिवाइस कर दूंगा। अगर चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात आती है कि इंपैक्ट ऑन द चेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो पहले तो सबसे पहले आप ये देख लें भाई रीजन क्या है, क्यों हो क्यों रहा है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें कि ये हायरार्किकल हो सकता है या फंक्शन बेस्ड हो सकता है, प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, डिसेंट्रलाइज हो सकता है, उसके फायदे लिखो, उसके नुकसान लिखो, ठीक है। एम्प्लॉय पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या आएगा, जैसे जब यू आर गोइंग टू रीअरेंज इट तो यू नीड फाइनेंस, सही है, एंड फाइनेंस हैज टू बी देयर। एंड देन कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, इम्प्लीकेशन किस तरह से होगी, क्या ये पर्टिकुलर चीज हमारे फ्यूचर के लिए दोबारा चेंज को तो एग्जीक्यूट नहीं करवाएगी, सही है, क्या ये फ्यूचर एक्सेप्टेबिलिटी इसके अंदर है या नहीं है। सो इफ आई गो, आई विल से कि दिस वन विल बी माय कंक्लूजन, सही है, दिस वन एंड दिस वन, सही है, ये मेरे पॉइंट्स बनेंगे, सही है। शायद दिस वन, मैं इसको और इसको मैं अदर इंफॉर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल करूंगा, और आखिरी वाला मेरा बन जाएगा कंक्लूजन, आंसर आ गया हाथ में, ठीक है। सो दिस इज इट, यूनिट 2 क्विक रिवीजन, और स्टडी वेल, हेल्प अदर्स। अस्सलाम वालेकुम।